हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 7 शुरू करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, चैप्टर 6 तक पूरा कंप्लीट हो गया, सारा एक्सरसाइज भी जो था इम्पोर्टेंट सब हम लोगों ने कर रखा था। चलो अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक समझते हैं कि डिसोल्यूशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, देखो डिसोल्यूशन का मतलब, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म का मतलब क्या हुआ कि फर्म अब बिजनेस नहीं करेगी, बिजनेस उसका बंद हो चुका है और अब वाइंडिंग अप प्रोसेस उसका करना है। उसका क्या मतलब हुआ वाइंडिंग अप का? वाइंडिंग अप का मतलब ये हुआ कि उसके जितने भी एसेट्स हैं फर्म क्या करेगी, उस एसेट्स को बेचेगी, उससे जो पैसा आएगा उससे क्या करेगी, सारा अपना जितना भी लायबिलिटी है उसको सेटल करेगी। उसके बाद कुछ अगर पैसा बचता है तो वो क्या होगा, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा केस होता है तो अगर जितना एसेट बेच के रियलाइज हुआ उससे ज्यादा का लायबिलिटी में अगर उसको पे करना है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको और पैसा लेके आना होता है या उनके कैपिटल से दिया जाता है आउटसाइडर लायबिलिटी को, या फर्म का जो भी डेट है उसको सब पे करके सारा क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग इस चैप्टर में पूरा पढ़ने जा रहे हैं कि डिसोल्यूशन में क्या क्या स्टेप्स होता है, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। ऐसे लेमैन के टर्म में तो डिसोल्यूशंस का मतलब बता दिए कि फर्म बंद होगी, फर्म का सारा एसेट बिकेगा, उसका जितना लायबिलिटी है उन सब का पेमेंट होगा, बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को मिलेगा। और अगर उल्टा केस है, अगर फंड का शॉर्टेज हो जा रहा है लायबिलिटी से ज्यादा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से पहले जाएगा, अगर वो भी शॉर्ट पड़ जा रहा है तो पार्टनर अपने घर से और लेके आएंगे वो लोग अपना जो भी है डेट या लायबिलिटी को पे करने के लिए। ठीक है, अब इसका देखो, अगर इसको पार्टनरशिप एक्ट में देखो, ये बुक्स में देखो पेज नंबर, अच्छा हाँ, इसके लिए हम लोग बताए थे कि अब इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे, क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, ये सब हम सारे आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, इसमें थोड़ा मतलब जर्नल एंट्री ज्यादा होगा, आप लोग को थोड़ा हार्ड लगेगा, बट वैसा कुछ है नहीं। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा, अगर पहले जो सारा चीज पढ़े हैं, आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से बनाने आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो थोड़ा आपको दिमाग पे ज्यादा जोर देना होगा। चलो अब इसको हम लोग सब देखो, इसमें पेज चैप्टर 7 का पेज नंबर 1 में देखो क्या है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का क्या मतलब है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ो तो इसका मतलब होता है, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल पार्टनर्स इन द फर्म। फर्म में जितने भी पार्टनर है उनके बीच जो पार्टनर्स का रिलेशन था वो खत्म हो गया, वो डिसॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसका मोड्स क्या क्या होता है, इसका मीनिंग हम लोग, इसका मीनिंग ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में जो दिया गया है 1932, इसके अकॉर्डिंग जो दिया गया है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ dissolution of partnership among all partners of firm। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया एज पर पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, मीनिंग डेफिनेशन जो भी है वो पढ़ लो। ठीक है, अब इसका मोड्स क्या क्या होता है, किस किस केस में ये डिसोल्यूशन किस किस तरह से हो सकता है। ठीक है, देखो बुक्स में ही पढ़ो, इतना लिखने का जरूरत है नहीं। क्या बोल रहा, पहला फर्स्ट इज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर सभी पार्टनर्स जितने हैं वो लोग एग्री कर रहे हैं कि नहीं अब बिजनेस बंद कर सकते हैं, अब बिजनेस को क्लोज करना चाहिए, बिजनेस को डिसॉल्व कर जाना चाहिए, अगर सब म्यूचुअली एग्रीड हैं तो डिसॉल्व हो जाएगा बिजनेस। ठीक है, डिसोल्यूशन उसका हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी मतलब अब ये अगर कंडीशन हो गया तब तो उसका डिसोल्यूशन होना ही होना है फर्म को,
किस केस में? पहला बोल रहा है कि अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, when all the partners or all partner except one, सारा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या फिर किसी एक को छोड़ के बाकी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो इन दैट केस फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा, अगर जो बिजनेस कर रही थी फर्म वो अनलॉफुल हो गया, मतलब लॉ अब उसको मना कर दिया कि अब ऐसा बिजनेस आप नहीं चला सकते हैं। अब वैसा कैसे हो सकता, मान लो जैसे कोई कैसीनो का बिजनेस कर रहा था जहां पर गैम्बलिंग होता था और लॉ मना कर दिया कि अब कैसीनो बैन है इंडिया में, तो इन दैट केस क्या हो गया, वो बिजनेस अनलॉफुल हो गया, तो वो उसका एग्जिस्टेंस अब वो डिसॉल्व हो गई होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंपलसरी डिसोल्यूशन। तो दो क्या क्या पढ़े, पहला बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जब सब पार्टनर एग्री होते हैं तब डिसॉल्व हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा फर्म का। दूसरा क्या हो जाएगा, कंपलसरी डिसॉल्व तब होगा जब सारे पार्टनर्स बैंकरप्ट हो जाएंगे या फिर जितने पार्टनर में सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सब इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। इंसॉल्वेंट मतलब वही बैंकरप्ट हो गए, पैसा नहीं है, सबका पैसा खत्म हो गया और बिजनेस ऑफ द फर्म अनलॉफुल हो गया, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि तीसरा मोड बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप एट विल बना होगा, तो उसमें से कोई भी पार्टनर अगर नोटिस दे दे कि नहीं अब फर्म को हम डिसॉल्व करना चाहते हैं तो हो जाएगा। चौथा क्या बोल रहा है, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब कुछ इवेंट ऐसा होकर हो जाएगा जिसके कारण अब फर्म को डिसॉल्व होना पड़ेगा। जैसे कि फर्म बना था किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए, वो पर्पस कंप्लीट हो गया, जैसे कोई 3 आदमी 4 आदमी मिलकर एक वेंचर बनाए थे कि ये फर्म का ये काम है कि ये काम को हम पूरा करेंगे, वो काम कंप्लीट हो गया तो फर्म क्लोज हो जाएगी। तो ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वाज कंस्टिट्यूटेड, मतलब जो फर्म बनाने के पहले उसका कुछ टर्म्स कंडीशन था कि ये अचीव कर लेंगे, ये माइलस्टोन हमको करना है, यहाँ तक पहुंचना है, वो हो गया तो वो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, वही सेम दोनों टर्म एक ही हो गया, लैंग्वेज अलग अलग हो गया। वेंचर मतलब किसी पर्पस के लिए बनाया गया, वो पर्पस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि डेथ के बाद फर्म डिसॉल्व होगी तो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है कि पार्टनर्स के डेथ के बाद फर्म कंटिन्यू नहीं करेगी, अगर वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है या एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि डेथ के बाद फर्म कंटिन्यू करेगी, डिसॉल्व होगी, तो माना जाएगा कि वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ऑन फोर्थ क्या बोलो, ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए इन दैट केस, ठीक है। पांचवा केस में मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या बोल रहे हैं, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट डिसॉल्व कर सकती है आपके फर्म के बिजनेस को। किस केस में, वही सब चीज जब पार्टनर का किसी का माइंड अनसाउंड हो गया, मतलब वो मेंटल कंडीशन उसका खराब हो गया, उस केस में कोर्ट चाहेगी तो वो बोलेगी अब बिजनेस डिसॉल्व करो। या फिर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया जिससे कि कारण वो अपना ड्यूटीज नहीं पूरा कर पा रहा, कोर्ट मना कर सकती है कि फर्म डिसॉल्व, कोर्ट बोल सकती है कि फर्म आप डिसॉल्व करो। या फिर पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट किया जिससे कि फर्म का बिजनेस जो है वो एडवर्सली अफेक्टेड हो सकता है फ्यूचर में, तो उस केस में भी फर्म डिसॉल्व कर सकता है कोर्ट। या फिर बिजनेस तो है बट बिजनेस अब आगे प्रॉफिटेबल कभी हो ही नहीं सकता, बिजनेस का इतना बुरा कंडीशन हो गया, वो हर साल लॉस पे लॉस किए जा रहा है, उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो अपने क्रेडिटर को पे कर सके, किसी को पैसा दे सके, लौटा सके, तो उस केस में जब कोर्ट को लगेगा कि अब ये बिजनेस सिर्फ लॉस के सिवा आगे कुछ नहीं कर सकती है, तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि बिजनेस को डिसॉल्व किया जाए। तो ये हम लोग 4-5 मोड पढ़े कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या क्या होगा। एट म्यूचुअल एग्रीमेंट अगर होगा उस केस में होगा, उसके बाद अगर कंपलसरी डिसोल्यूशन किस केस में होता है वो देखेंगे, फिर एट विल अगर बना रहता है तो उसमें क्या होता है, फिर किसी इवेंट के बाद होता है उसमें क्या क्या इवेंट आ सकता है, या फिर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट कब डिसॉल्व कर देती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, टॉपिक है
डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, देखो यहां पर दो चीज हम लोग पढ़े, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़े, मतलब बिजनेस बंद होके उसका क्या क्या होगा कारण, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो दोनों में अंतर है, दोनों का डिस्टिंक्शन बुक में दिया गया, बड़ा सिंपल है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब है, डिसोल्यूशन का मतलब है कि फर्म बिजनेस नहीं करेगी, बिजनेस क्लोज हो चुका है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है बिजनेस एग्जिस्टेंस में है, यहाँ पर सिर्फ पार्टनर के बीच का आपस का जो एग्रीमेंट था, रिलेशन था, वो चेंज हुआ है, ठीक है। ये दोनों के बीच का अंतर है। अब इसमें बहुत सारा 4-5 पॉइंट है, पढ़ो एक बार। जैसे डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मीनिंग इट मींस क्लोजर ऑफ द फर्म एंड इन द बिजनेस रिलेशन अमंग ऑल पार्टनर, मतलब फर्म बंद हो गई है, सारा बिजनेस रिलेशन पार्टनर्स के बीच में बंद हो चुका है। बट डिसोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ओनली चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। ये डिसोल्यूशन हम लोग कब पढ़े थे, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में चेंज हो रहा था, या किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा था, किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, किसी का डेथ हो रहा है, इन दैट केस जो भी हो रहा है चेंजेस, उसको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वहां पर होता था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर होता था फर्म में, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या डिफरेंस बोल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वॉलंटरी भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है। कंपलसरी किस केस में हम लोग देखे थे कि कोर्ट अब डायरेक्ट कर देगा कि अब बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगी, तो उस केस में हो जाएगा। वॉलंटरी मतलब सब अपने मर्जी से चाहेंगे कि बिजनेस बंद करेंगे, तो उस केस में। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है वो कोर्ट नहीं बोलती है कि आप इसको एडमिट करो, इसको रिटायर करो, इसको डेथ करो, वॉलंटरी होता है। तो डिसोल्यूशन इज ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मे बी वॉलंटरी और कंपलसरी। बिजनेस कंटिन्यूएशंस का बात करो तो बिजनेस ऑफ द फर्म कम टू एन एंड व्हेन फर्म इज डिसॉल्व एंड बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यू टू वर्क इफ इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। सेम एसेट और लायबिलिटीज का बात हुआ, तो जब फर्म ही खत्म हो जाएगी तो एसेट और लायबिलिटीज, एसेट सब रियलाइज करते हैं उसको बेच के, और सारे लायबिलिटी को पे करके ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में काम करते हैं। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये नहीं होता, वहां पर सिर्फ क्या होता है, एक रिवैल्यूएशन बना के गेन और लॉस को सिर्फ पार्टनर आपस में ओल्ड पीएसआर में बांटते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पूरा बंद होता है, तो उस केस में क्या होता है, सारा एसेट सेल करके, सारा लायबिलिटी को सेटल करके जो बचता है वो सब रिमेनिंग पार्टनर बांटते हैं। यही सब है, डिस्टिंक्शन पढ़ लेना, ठीक है। श्योर। अब बोल रहा है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेक्शन 48, ये हम लोग मीनिंग पढ़ लिए। पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मीनिंग होता है वो पढ़ लिए, इसका क्या क्या मोड होता है ये पढ़ लिए, किस किस मोड से डिसॉल्व हो सकता है। तीसरा हम लोग क्या पढ़ लिए, डिस्टिंक्शन पढ़ लिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। ये तीनों चीज पढ़े। अब चौथा क्या पढ़ रहे हैं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे किस तरह से होगा। यहाँ पर हम लोग किसमें, सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ये कैसे कैसे होगा, ये आपको सेक्शन 48 में दिया है कि किस तरह हम सेटल करेंगे जब फर्म डिसॉल्व होगी। तो देखो पहला क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर बिजनेस में कोई लॉस हो गया है तो उसको किस तरह, फर्म जब डिसॉल्व होगी तो किस तरह सेटल किया जाएगा। तो इसमें पहला है तुम्हारा सेटलमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। ये सब याद करने का जरूरत नहीं है, ये सब खुद आगे पढ़ोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा कंसेप्ट में रखो कि कैसे होगा। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस,
इसमें क्या बोल रही है, इसमें ये सेक्शन 48 जो बोलता है कि अगर बिजनेस को कोई लॉस है, बिजनेस के पास कोई लॉस है और अब बिजनेस क्लोज होने जा रही है, तो वो लॉस को कैसे बिजनेस सेटल करेगा। उस केस में बोलता है फर्म के पास क्या है, एक्युमुलेटेड कुछ प्रॉफिट है या फिर फर्म के पास रिजर्व्स वगैरह सारा कुछ बना हुआ है, तो पहले ये लॉस क्या होगा, इससे उसका प्रॉफिट से उसका रिजर्व से सारा कुछ खत्म किया जाएगा। ठीक है, ये सारा खत्म करने के बाद भी मान लो लॉसेस में कुछ बचा रह गया, तब फिर क्या बोलता है, पहले इससे सेटल करो, उसके बाद फिर पार्टनर के कैपिटल जो है उससे सेटल करो। ठीक है, पहला क्या बोला कि अगर फर्म को कोई लॉस है और फर्म आप अब बिजनेस आप बंद कर रहे हो, फर्म के पास लॉस पड़ा हुआ है, तो बोलता है उस लॉस को पहले आप कोई प्रॉफिट है या फिर रिजर्व वगैरह है तो उससे आप सेटल करो, उसके बाद भी आपका कुछ और लॉस बच जा रहा है तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से सेटल करो। उसके बाद बोल रहा है अब पार्टनर का कैपिटल भी पूरा खत्म हो गया उस लॉस में, अब भी कुछ लॉस बचा हुआ है, तो बोल रहा है उस केस में पार्टनर अपना पैसा लेके आ सकते हैं उस लॉस को ये करने के लिए, अपने प्रॉफिट शेयरिंग जैसा रेशियो था उस तरह पार्टनर अपना भी लेके आएंगे, घर से पैसा लेके आएंगे। ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ एसेट। इसको ऊपर डिलीट कर दिया चला। देखो पहला केस में तो था कि अगर फर्म को पूरा लॉस हो रहा है, फर्म के पास लॉस है पूरा बहुत सारा, और उस केस में उसका किस तरह ट्रीटमेंट, कैसे सेटलमेंट होगा, तो वो हम लोग पढ़ लिए। अब बोल रहे हैं फर्म के पास जो एसेट्स हैं उसको बेच के जो आता है उसका कैसे कैसे यूटिलाइजेशन होता है। फर्म को सारा एसेट्स आप बेच दिए, उससे रियलाइजेशन हुआ, उससे कुछ पैसा मिला, उसको हम लोग कहाँ कहाँ सेटल, उसको हम लोग किस तरह बांट सकते हैं, कहाँ कहाँ सेटल हो सकता है, उस पैसे को कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकता है। तो क्या बोलता है, पहला केस में क्या है, डेट ऑफ थर्ड पार्टीज या आउटसाइड पार्टीज या आउटसाइड लायबिलिटी, उसका जो भी बोल लो। बोल रहा सारे आपने एसेट बेच दिया, आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो अब उस पैसे को तो फिर आपको जितना क्रेडिटर है उसको भी तो सेटल करना होगा ना, तो उसका क्या क्या स्टेप्स होगा वो बता रहा है। मतलब पहले किसको सेटल करेंगे, उसके बाद किसको सेटल करेंगे, उसके बाद किसको सेटल करेंगे, ये उसमें स्टेप है। तो बोल रहा एसेट बेचने के बाद जो भी पैसा ऐसा है, तो पहले जितना भी पैसा उसमें से थर्ड पार्टी या आउटसाइड लायबिलिटी जो भी है ना उसको चुकाओ। उसको चुकाने के उसमें क्या क्या आ गया, इसमें क्या क्या हो सकता है, डेट ऑफ थर्ड पार्टी में क्या क्या हो सकता है, मान लो क्रेडिटर है, ठीक है, उसके बाद क्या है, बैंक से लोन ले रखा है, उसके बाद क्या है, कुछ एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, कुछ भी इस तरह का लायबिलिटी सब है, ये सब आउटसाइड लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। तो बोलता है पहले जितना भी पैसा है पहले इस सब को खत्म करो, ठीक है, उसके बाद अगर पैसा बच रहा है और फिर डेट है या फिर लोन ऑफ पार्टनर, क्या बोल रहा है, पहले आपने थर्ड पार्टी को दे दिया, उसके बाद अब पार्टनर ने भी लोन दे रखा है, मतलब फर्म के ऊपर पार्टनर का भी कर्जा, पार्टनर ने कुछ कुछ लोन दिया था फर्म को, बोलता अब इसको देने के बाद अगर पैसा बचता है तो पार्टनर के लोन को खत्म करो, ठीक है। बोलता उसके बाद भी अगर वो सब खत्म करने के बाद भी पैसा बचता है
तब फिर क्या होगा, वो किस काम में आएगा, पार्टनर ने अपना कैपिटल लगाया होगा ना, उसके कैपिटल अकाउंट में कुछ कुछ बैलेंस पड़ा होगा, तो बोलता है उसके बाद जब पैसा बचा तो पार्टनर का कैपिटल का पेमेंट करो जितना उसने पैसा लगाया था। ठीक है, अगर यहां तक सारा पैसा खत्म हो गया या शॉर्टेज हो गया, मान लो इसी दो में ही सारा पैसा खत्म हो गया, तो पार्टनर का कैपिटल में कुछ नहीं मिलेगा उसको, जीरो। ठीक है, लेकिन इन दोनों को देने के बाद भी अगर पैसा बचा हुआ है तो बोलता है पार्टनर के कैपिटल जो वो लगाया था उसको लौटाओगे तो पार्टनर का कैपिटल का पेमेंट करो। ठीक है, उसके बाद बोलता अब भी कुछ पैसा बच गया है क्या, पार्टनर का सारा कैपिटल लौटाने के बाद अगर उस केस में भी बच गया है तो फिर अब क्या, अब पार्टनर क्या करेगा, आपस में बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में, अमॉन्ग देयर पीएस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो लोग आपस में बांट लेंगे। ठीक है, ये इसको अच्छे से समझो, बाकी जब अभी बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट वो सब आगे बनेगा स्टेप बाय, तो ये थोड़ा काम आएगा। अगर लॉसेस है तो उस लॉस को कैसे सेटल करेंगे, अगर फर्म के पास कुछ एक्यूमुलेटेड जमा कुछ प्रॉफिट है पहले से, कुछ रिजर्व्स हैं, वो सबसे पहले उस लॉस को खत्म करेंगे, उसके बाद भी लॉस बचा है तो पार्टनर के कैपिटल से उसको सेटल करेंगे, उसके बाद भी लॉस है तो पार्टनर क्या करेगा, अपना घर से भी पैसा लेके आएगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अब एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स में क्या बोलता है, एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स बोलता है कि आपने सारा एसेट बेच दिया, आपके पास जितना पैसा, ये मैं लेमैन टर्म में बता रहा हूं कि एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा है उसको कहां कहां यूटिलाइज करेंगे, तो बोलता है पहले तो आप सारे थर्ड पार्टी का लायबिलिटी क्लियर करो, तो उसमें थर्ड पार्टी में जो भी आगे आपका क्रेडिटर था, बैंक लोन हो गया, एम्प्लॉय का कुछ लोन है, इस तरह सब खत्म करो। फिर बोलता है अगर अब पार्टनर पे आओ, पार्टनर ने भी कुछ लोन दिया, फिर पार्टनर का लोन लौटा, उसके बाद भी कुछ बच रहा है तो फिर पार्टनर के कैपिटल जो जो लोग लगाए थे उस कैपिटल में उन लोग को कैपिटल का पैसा लौटाओ, उसके बाद भी बच रहा है तो पार्टनर आपस में बांट लेंगे। ठीक है, चलो ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का तरीका बताया गया, किस तरह आप सेटल करोगे, ये सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है। अब इस पर हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, देखो पेज 7.3 में आओ, इलस्ट्रेशन पे आओ, वहां पर देखो क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, बोल रहा है XYZ का फर्म था वो डिसॉल्व हो गया 1 अप्रैल 23 को, बिजनेस खत्म, तीनों पार्टनर का, XYZ का जो फर्म था उसका बिजनेस क्लोज। Y क्या बोल रहा है कि उसने लोन दे रखा था 25,000 रुपए बिजनेस को, तो वो बोल रहा है कि लोन मेरा पहले पेमेंट करो तब उसके बाद कैपिटल बटेगा, उसके बाद जो हम लोग कैपिटल लगाए थे बाद में मिलेगा, पहले मेरा लोन जो हम दिए थे वो लौटाओ। अब उसमें जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बोलता है नहीं, पहले कैपिटल पेमेंट होगा उसके बाद लोन होगा, तो क्या किसका स्टैंड सही है, ये वाले इसमें आओ, इंडियन इसमें सेक्शन 48 में वो क्या बोल रहा है, कैपिटल बाद में पेमेंट होगा, पहले क्या होगा, लोन ऑफ पार्टनर पेमेंट होगा, है ना। तो इस केस में क्या बोल रहा है, इस केस में वाई जो मांग रहा था, वाई बोल रहा था कि पहले हम जो 25,000 का लोन दिए हमको पहले लौटाओ, उसके बाद कुछ पैसा बचेगा तो कैपिटल में बटेगा, कैपिटल जो जो लगाए थे उसमें वापस मिलेगा उसको। तो यहाँ पर वाई का स्टैंड सही था, तो आंसर में क्या बोल रहा है, वाई इज करेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 of Indian Partnership Act, loan by partner is paid before payment of partner's capital। ठीक है, चलो सेकेंड इलस्ट्रेशन में देखो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है all the partner decided to dissolve the firm on 1 अप्रैल 23 को, सारे पार्टनर मिलकर डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म को।
ठीक है। वाई एक पार्टनर है, वो बोल रहा है कि उसने लोन दे रखा था 80,000 बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ लोन बाय मिसेस एक्स ऑफ 20,000। एक्स अनदर पार्टनर है। अब देखो क्या इसमें ये कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, वाई बोल रहा है कि मैंने लोन दे रखा है 80,000 रुपए फर्म को, ठीक है। वाई बोल रहा है मेरा जो लोन दे रखा हूं वो पहले मुझे लौटाओ। किसके पहले? मिसेस ए के पहले। देखो मिसेस ए पार्टनर नहीं है फर्म में, ए पार्टनर है बट मिसेस ए उसकी वाइफ पार्टनर नहीं है, तो वो क्या हो गई, वो एक थर्ड पार्टी हो गई, वो एक आउटसाइड लायबिलिटी हो गई, है ना। तो उसको पहले पेमेंट होगा, उसके बाद पार्टनर का लोन पेमेंट होगा। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, वाई उल्टा बोल रहा है। वाई बोल रहा है पहले हम 80,000 दिए, हमको लौटाओ, उसके बाद वो मिसेस ए 20,000 रुपए वो भी लोन दी थी बिजनेस को, तो उसको बाद में लौटाना, पहले मेरा पैसा दो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाई गलत बोल रहा है। यहाँ पर पहले मिसेस ए को जो आउटसाइड लायबिलिटी है, ये डेट ऑफ थर्ड पार्टीज, जो तीसरा बाहरी का पार्टी है, उसका पैसा अगर कुछ लोन पे है तो पहले उसको लौटाया जाएगा, तो पहले मिसेस ए को लौटाया जाएगा, उसके बाद फिर अगर बचेगा तब फिर वाई जो लोन दिया उसको मिलेगा, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन सेकंड में है। देखो थर्ड पढ़ो, ये 2010 का कंपार्टमेंट में आया हुआ है। क्या बोल रहा है, ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस। ए बी पार्टनर है, उन लोग का प्रॉफिट लॉस दिया गया था 3:2 में था। अब देखो मिसेस ए मतलब ए की वाइफ ने लोन दे रखा है 20,000 फर्म को, और फर्म 10,000 रुपए लोन बी से भी दे रखा है। देखो बी से लिया है तो बी यानी पार्टनर है, पार्टनर से 10,000 का लोन लिया और थर्ड पार्टी से 20,000 का लोन लिया है। फर्म हो गई डिसॉल्व, और उसके एसेट से, एसेट को बेचने के बाद रियलाइज कितना हुआ, सिर्फ 25,000 रुपए रियलाइज हुआ। लेकिन फर्म के पास लोन कितने का है, 20,000 रुपए ए की वाइफ के नाम से और 10,000 रुपया पार्टनर बी के नाम से, लेकिन रियलाइज हुआ 25,000। तो बोलता है अब सिर्फ 25,000 रियलाइज हुआ, तो अब आप इसको, इस लोन को कैसे कैसे बांटोगे। तो देखो इस केस में क्या हुआ, पहले आपको पता है जो थर्ड पार्टी का लोन है वो पूरा सेटल होगा, तो इस 25,000 में से 20,000 रुपए किसको साइड देना होगा, ए की वाइफ ने लोन दे रखा था उसको लौटाओ पहले, वो डेट ऑफ थर्ड पार्टी है, ठीक है। उसके बाद 5,000 रुपए बचा, बोलता अब 5,000 रुपए ही जो पार्टनर ने जो लोन दिया था उसको दो, ठीक है। तो यही उसका ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, यही इसका आंसर है। चलो अब सेक्शन 49 बोलता है पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स, फर्म का डेट और प्राइवेट डेट में क्या अंतर होता है। चलो ये समझ गया, इसका इलस्ट्रेशन समझ गया, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। इसको डिलीट कर दें, इरेज कर देते हैं। एक मिनट रुको। चलो ये सेक्शन 48 में पढ़े थे किस तरह बांटेंगे,
एसेट का कैसे रियलाइजेशन होगा, तो उसका किस तरह लोकेशन होगा, और अगर फर्म बिजनेस को लॉस है, फर्म को लॉस हो रहा है, तो वो कैसे सेटल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या एक सेक्शन 49 पढ़ते हैं। सेक्शन 49 में क्या बोलता है, यहाँ पर तरीका बोल रहा है पेमेंट ऑफ फर्म का कोई डेट है, उसको पेमेंट करने का तरीका, या फिर बिजनेस पार्टनर जो थे, फर्म के पार्टनर जो थे, उसने अपना प्राइवेट डेट कुछ किसी से लोन लेके रखा है, उसको उस सब को कैसे सेटल होगा, क्या उसमें स्टेप्स होगा, पैसे से पहले किसका सेटलमेंट होगा। ठीक है, फर्म डेट मतलब क्या हो गया, फर्म का डेट मतलब बिजनेस जो है, जो पार्टनरशिप फर्म है, उसने किसी से लोन ले रखा है। ठीक है, प्राइवेट डेट का क्या मतलब हो गया, प्राइवेट डेट मतलब फर्म ने लोन नहीं लिया है, फर्म में जो पार्टनर्स हैं वो लोग किसी से लोन लिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोलता है, दोनों का मतलब समझ गए, फर्म डेट का मतलब समझ गए, प्राइवेट डेट का मतलब समझ गए। प्राइवेट डेट मतलब जो उसके पार्टनर है उसने अपने लोन ले रखा, फर्म को उससे कोई लेना देना नहीं है। और फर्म का डेट मतलब फर्म ने किसी से लोन ले रखा है। तो इसमें देखो क्या बोलता है, ये पहले फर्म्स का जो प्रॉपर्टी होगा वो कहाँ यूटिलाइज होगा, फर्म का प्रॉपर्टी मतलब मान लो उसका एसेट वैसेट जो भी था वो सबको बेचने के बाद जो पैसा हुआ वो कहाँ यूटिलाइज होगा, वो फर्म के डेट को पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज होगा। ऐसा नहीं है कि फर्म का प्रॉपर्टी को बेच दिया और उससे जो पैसा आया पार्टनर सब बोलेगा हमने इतना लोन ले रखा, हमने इतना लोन ले रखा उससे, तो हम उससे उस लोन को चुकाएंगे, ये नहीं होगा। ये बिजनेस का प्रॉपर्टी था, तो इससे बिजनेस ने अगर कोई लोन ले रखा है बिजनेस के नाम से तो वो पेमेंट होगा। ठीक है, उसके और दूसरा में क्या है, इससे प्राइवेट का डेट का पेमेंट नहीं हो सकता, इससे आप लेके उठा के उसको नहीं बांट सकते जब तक कि इसका अपना डेट और अपना जो भी लायबिलिटी था वो खत्म ना हो जाए, तब तक हम वो कुछ छू ही नहीं सकते, इससे उठा के हम वहां नहीं दे सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ये क्या बोल रहा है, पार्टनर का अपना अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अपना घर वर होगा, अपना एसेट होगा, बोलता है उससे बेच के आप अपना जो अपना पर्सनल डेट लिए थे वो चुकाओ। ठीक है, तो पहले इसको बेच के कहाँ राइट होगा, पहले इस पे राइट होगा। ऐसा नहीं है कि मान लो फर्म का डेट बहुत ज्यादा था, एक एग्जांपल दे रहे, फर्म का डेट था 10 लाख रुपए का, फर्म ने लोन लिया था। ठीक है, लेकिन फर्म का प्रॉपर्टी 8 ही लाख का है। ठीक है, फर्म का प्रॉपर्टी 8 लाख का हुआ, फर्म ने लोन ले रखा था 10 लाख का, तो क्या होगा, पहले इस 8 लाख से इसको चुका दो, फर्म के डेट को 8 लाख दे दिए, अब भी 2 लाख रुपए कम पड़ा है ना, वो 2 लाख रुपए क्या होगा, पार्टनर का प्राइवेट प्रॉपर्टी से आएगा, लेकिन कब आएगा, जब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो था इसका, मान लो इसका 15 लाख रुपए इसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है पार्टनर्स के पास, लेकिन इसका प्राइवेट डेट जो इसने 9 लाख रुपए लेके रखा था ना, वो उसका लोन है, प्राइवेट डेट अपना जो लोन ले रखा था वो 9 लाख का, तो बोलता है इसके प्राइवेट प्रॉपर्टी पे पहला राइट होगा इसके प्राइवेट डेट का,
तो फर्स्ट यूटिलाइज फॉर प्राइवेट डेट लिख दो, पहले यहां से 15 लाख से 9 लाख रुपए इधर चला जाएगा, उसको पेमेंट करने के लिए चला गया। उसके बाद अगर पैसा बचा, उसके बाद यहां पर अगर 6 लाख बचा है तो फिर यहां से फर्स्ट यहां पर यूटिलाइज हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, सरप्लस इफ एनी is applied towards firm debt। समझो इसको, बढ़िया से समझो क्या बोल रहा है। दोनों के पास दोनों लोन ले रखे हैं, फर्म ने भी कर्जा ले रखा है, डेट है फर्म के पास भी, और पार्टनर ने भी आप लोन लेके रखा हुआ है, जिसमें भी बिजनेस में लगाने के लिए, या उनका कोई भी पर्सनल लोन है, कुछ भी, ठीक है। बट दोनों का सेटलमेंट कैसे होगा, बोल रहा है कि अगर फर्म का प्रॉपर्टी है, फर्म के पास प्रॉपर्टी है, तो उसको बेचने के बाद जो पैसा रियलाइज होगा ना, वो सिर्फ फर्म के डेट को ही पेमेंट करने के लिए रियलाइज होगा काम। वो प्राइवेट डेट में पेमेंट करने के लिए तो उसको यूज ही नहीं कर सकता है पार्टनर, ठीक है। उस केस में अगर मान लो इसका डेट सिर्फ 8 लाख होता तो वो पूरा 8 लाख रुपया इसके पेमेंट में चला जाता। लेकिन यहाँ पर हम एक एग्जांपल दिए कि प्रॉपर्टी बेच के 8 ही लाख आया, लेकिन इसका 10 लाख का कर्जा है फर्म का, तो बोलता है पहले 8 लाख रुपए ये जो फर्म का प्रॉपर्टी था उससे दे दिया। उसके बाद वो पार्टनर का देखेगा कि 2 लाख रुपए तो कम पड़ रहा है, तो ये 2 लाख रुपए पार्टनर को लेके आना होगा अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से। लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी से उसको जब बेच के जो पैसा आएगा ना, तो पहले देखेंगे कि क्या उस प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो आ रहा है उसमें से कोई उसका प्राइवेट लोन तो नहीं है, अपना पर्सनल लोन तो नहीं है। अगर वो है तो पहले वो उसको चुकाएगा। उसके बाद अगर सरप्लस यहाँ पे जैसे 6 लाख रुपए सरप्लस है, तो इसमें से 2 लाख रुपए ये यहाँ देगा, ठीक है। यही चीज बोल रहे हैं, अगर सरप्लस है तब देगा। अगर मान लो इसके पास सिर्फ 9 ही लाख रुपए होते इसके प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचने के बाद, और उतने का तो इनका अपना का कर्जा था, तो उस केस में क्या होता, ये पूरे 9 लाख यहाँ यूटिलाइज हो जाते और ये फर्म का डेट के लिए अब उनके पास प्रॉपर्टी ही नहीं बचा, तो वो अनपेड रह जाता, ठीक है। इसको अच्छे से समझो, कुछ लॉजिक तो है नहीं वैसा कि समझ में ना आए। सिंपल सा है कि फर्म का डेट है तो उस पे फर्म का प्रॉपर्टी का पूरा राइट है कि फर्म का डेट को क्लियर करे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो सेकंड कहाँ पे होता है, फर्म को बनाया कौन था, पार्टनरशिप फर्म है, उस पे जितने पार्टनर है वो लोग के प्राइवेट प्रॉपर्टी से पैसा रियलाइज करके देंगे फर्म के डेट को। लेकिन पहले हम देख लेंगे कि उसका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचने के बाद उनका पर्सनल डेट है, कुछ लोन है, पहले उसको सबको चुकाएंगे, उसके बाद बचेगा तब यहाँ आएगा। अगर वो चुकने के सब डेट देने के बाद कुछ नहीं बचता है तो यहाँ पर पैसा नहीं आएगा, ठीक है। यही ये सेक्शन 49 बोलता है, सिंपल इसका पढ़ लेना, पेज 7.3 में भी है। अब डिफरेंस बिटवीन अ फर्म्स डेट एंड अ प्राइवेट डेट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस ये बता ही चुके। फर्म डेट मतलब बिजनेस का कर्जा, प्राइवेट डेट मतलब फर्म्स के पार्टनर से लोन ले रखा है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे कैसे होता है वो सब पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, डिसोल्यूशन होता है उसका, तो हम लोग किस तरह से अकाउंटिंग करते हैं, हम लोग पढ़े थे। अभी क्या करते हैं जनरली, डिसोल्यूशन होने पे, डिसॉल्व होने पे हम लोग पढ़े थे कि उसके सारे एसेट्स को बेचा जाता है, उसके सारे लायबिलिटी जिसको पैसे लौटाने हैं उस एसेट से बेच के जितना आता है उससे जितने भी लायबिलिटी है सबको क्लियर किया जाता है।
उसके बाद अगर कुछ बचता है तो सारे पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। अगर शॉर्टेज हो जाता है, लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है, तो इन दैट केस फर्म पार्टनर का जो अपना कैपिटल है देखता है कि उससे पेमेंट करो। उससे भी खत्म हो जाने के बाद भी अगर कुछ लायबिलिटी बचा है तो पार्टनर्स आपस में अपने पीएसआर के अकॉर्डिंग अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से, जैसा यहाँ पे बोला गया, वो अपने घर से लेके आते हैं। ठीक है, अब हम लोग उसका अकाउंटिंग पढ़ेंगे। देखो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बस इसमें टेक्निकल है, उसको समझने का कोशिश करो। थोड़ा जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर में ज्यादा मिलेगा, तो जर्नल एंट्रीज अगर पहले अच्छे से की हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो ऐसे भी दिक्कत नहीं है, एक बार समझ जाओगे तो। खाली डेबिट क्रेडिट का खेला है। देखो अब हम लोग अकाउंटिंग जो करेंगे, क्या क्या हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे, कैसे करेंगे, वो सब देखेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग ऑन रिजोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म डिसॉल्व हो गई तो क्या क्या अकाउंट्स बनेगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग क्या अकाउंट्स बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट्स। ये सब अभी आगे भी पढ़ेंगे, बस अभी हम लोग क्या क्या कर रहे हैं पहले वो देखेंगे, फिर हम लोग एक एक स्टेप करके एक एक चीज को देखेंगे। हम लोग डिसॉल्यूशंस जब करते हैं तो हम लोग पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। एक बार ये समझ लो ये होता क्या है। एक रियलाइजेशन अकाउंट आपका इस तरह बनेगा, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता था, वहां पर सबका एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यू होता था। यहाँ पर वैसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, सारे एसेट्स को आप इधर रखोगे, सारे लायबिलिटी को इधर रखोगे, फिर एसेट इधर रखे तो उसको बेच के जितना पैसा आ रहा है यहाँ पर आएगा, और इस लायबिलिटी जो इधर रखे थे उसको जितना में सेटल हो रहा है वो उधर जाएगा। ठीक है, और इसका जो क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो मतलब प्रॉफिट है, गेन है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस है। अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। बस ये जान लो कि पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद लोन बाय पार्टनर्स। पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है बिजनेस को, उसका अकाउंट अलग बनता है। फिर लोन बाय फर्म ने अगर कोई पार्टनर को लोन दे रखा है तो उसको अकाउंट्स को अलग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, पार्टनर्स जो थे सारे पार्टनर्स, उनका कैपिटल अकाउंट एक अलग बनता है। और क्या होता है, एक हम लोग बैंक बुक और कैश बुक, जो भी बोल लो, बैंक और कैश अकाउंट अलग बनाते हैं। ठीक है, जब हम लोग बिजनेस को डिसॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग ये 5 अकाउंट्स बनाते हैं, जो भी है आपको। अब इसका हम लोग एक एक का देखेंगे, हर अकाउंट क्यों बनाते हैं और उसको बनाने का तरीका क्या है, क्या क्या जर्नल एंट्रीज आएगी, उसका उस अकाउंट को बनाने का यूटिलाइजेशंस क्या है, उसको किस लिए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। तो बस ये याद रखना कि जब अकाउंटिंग हम लोग करेंगे तो हम लोग ये 5 अकाउंट्स बनाएंगे सेपरेटली। रियलाइजेशन अकाउंट अलग बनेगा, पार्टनर ने लोन दिया उसका अलग, फर्म ने लोन दिया उसका अलग, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उसका अकाउंट अलग। ठीक है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो सेपरेट बनेगा ही, और कैश और बैंक अकाउंट अलग है, वो अलग बनेगा। 5 अकाउंट हम लोग बनाएंगे। चलो अब फिर एक एक करके हम लोग
सबको डिटेल में देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट मेन, देखो मेन इसमें रियलाइजेशन अकाउंट है, बाकी तो सब आसान है, लोन दिया होगा पार्टनर का तो उसका एंट्री वेंट्री सब ये सब तो सिंपल है, ये चारों आसान है, सिर्फ आपको देखना है रियलाइजेशन अकाउंट जो कि मेन है। और ये पूरा पूरा चैप्टर जो है ना सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पे ही समझ लो बेस्ड है, क्योंकि यही अकाउंट है जहां पर सब एसेट उठा के इधर रख देंगे, सारा लायबिलिटी उठा के इधर रख देंगे, फिर ये एसेट अगर 2 रुपए का एसेट अगर 5 रुपए में बिक रहा है तो यहाँ पर बेचने का एंट्री आता है, और ये जो लायबिलिटी अगर 2 रुपए का था उसको हम 1 रुपए में पेमेंट, 1 ही रुपए पेमेंट करें तो उसका पेमेंट का एंट्री यहाँ आएगा। और अगर इस साइड एक्सेस है तो बिजनेस को गेन है, इस साइड शॉर्ट है यानी इस साइड एक्सेस है तो बिजनेस को लॉस है, तो इसका लॉस होगा तो फिर ये पार्टनर के कैपिटल से इधर जाएगा, बिजनेस को जो लॉस होगा वो पार्टनर्स का कैपिटल से जाएगा, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो बट रियलाइजेशन अकाउंट इज द मेन थिंग जो हम लोग को इस चैप्टर में बढ़िया से बनाना है, और सारा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। अभी तक जितना भी हम लोग पहले 3-4 चैप्टर पढ़े वहां पर हम लोग क्या करते थे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता था, क्यों, क्योंकि जब भी कोई नए पार्टनर आते थे या कोई नया पार्टनर या फिर उनका आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता था, या फिर कोई पार्टनर का रिटायर हो जाते थे, कोई डेथ हो जाता था, तो उनके पहले के डेट का जो भी बुक्स बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स था, लायबिलिटी था, उसको रिवैल्यू किया जाता है एसेट्स को, और लायबिलिटी को रीअसेस किया जाता था, और उसका गेन और लॉस को उठाकर आपस में जो पुराने पार्टनर्स थे उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता था। ठीक है, यहाँ पर वही चीज है, बस यहाँ पर सिर्फ हम लोग रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे, यहाँ पर तो फर्म वाइंड अप हो रहा है, फर्म बिजनेस क्लोज कर रही है, तो यहाँ पर सब एसेट बिकेगा और सारा लायबिलिटी सेटल होगा, और उसके बाद जो पैसा बचेगा तो पार्टनर को मिलेगा, और अगर नहीं बचेगा तो उल्टा पार्टनर के कैपिटल से यहाँ पर पैसा लगेगा, या पार्टनर अपने घर से लेके आएगा, जो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट मेन है। देखो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट्स। ठीक है, इसको हम लोग जब बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इसका एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान के चलो इस तरह एक बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखो उसमें क्या क्या आएगा उसको देखो। पहला बोल रहा है ट्रांसफर ऑल एसेट्स, बैलेंस शीट आपका कुछ बुक्स में पढ़ा होगा, मान लो यहां पर बैलेंस शीट पड़ा हुआ है आपका बिजनेस का। ठीक है, ये आपको पता है, ये एसेट साइड होता है, ये लायबिलिटी साइड होता है। ठीक है, ये पता है आप लोग को। अब बिजनेस क्लोज हो गया, बिजनेस बंद हो रहा है, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या कैसे कैसे आएगा वो पहले देखो। बोल रहा है ऑल एसेट्स, सारा एसेट जितना भी बैलेंस शीट में जितना भी एसेट्स आ रहा है ना, तुम्हारा स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, जितना भी एसेट्स आ रहा है ना, सबको उठा के इस साइड में आएगा। बुक वैल्यू, जितने बुक्स वैल्यू उतना यहाँ पे रखाएगा, लेकिन सारा एसेट्स में कुछ कुछ एसेट्स को छोड़ना है। वो सब कौन कौन सा छूटेगा वो देखो। क्या बोल रहा है,
ट्रांसफर ऑल एसेट्स, सारा एसेट्स को उठा के रखना है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, एक्सेप्ट किसको, किस किस 3-4 आइटम को छोड़ेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है आपको पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस वैसा कुछ होता था। जैसे कि बताए थे कि फर्म कोई बिजनेस कर रही है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट के लिए किसी स्टार को ले आई, वो 5 करोड़ रुपए उसको पेमेंट कर दिया, वो उसका प्रॉफिट तो उसको अगले 4-5 साल में आना है, तो वो पूरा एक बार पेमेंट को अपने पीएल में चार्ज नहीं करती है। उस फाइनेंशियल ईयर का जैसे 5 साल में है तो 1/5 उस फाइनेंशियल ईयर में पीएल में चार्ज करके बाकी 4 ईयर का जो खर्चा होता है उसको वो बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बोल के एसेट साइड में रखती है। बट वो एसेट है नहीं, वो ऑलरेडी खर्च हो चुका है, उसको बेच के कुछ आने वाला है नहीं, तो वो फिक्टिशियस एसेट्स होता है। तो बोल रहा है सारे एसेट्स को उठा के रखो लेकिन इसको छोड़ देना, फिक्टिशियस एसेट को छोड़ देना, पहला। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर क्या हो गया, मतलब बिजनेस ने अगर कुछ, मान लो यहां पर 3 पार्टनर हैं, तो मान लो यहां पर बिजनेस ने ए लोन, बिजनेस ने ए को लोन दे रखा है, तो यहां पर लोन टू पार्टनर हो गया। बोलता है उसको भी, वो भी तो एसेट है ना बिजनेस के लिए, बट बोलता है उसको उठा के यहां पर डाल देना, नहीं, उसके लिए तो अलग से हम लोग 5 अकाउंट जो बना रहे हैं डिसोल्यूशन में, वहां पर हम लोग पहला क्या बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा लोन टू पार्टनर। तो बोल रहा है उसके लिए तो हम सेपरेट अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसको यहाँ रियलाइजेशन में मत डालो, ठीक है। सारे एसेट्स को डालो लेकिन किस किस को नहीं, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो बोलता है उसको मत डालो, ठीक है। लोन टू पार्टनर, अगर कोई लोन टू पार्टनर है बोलता है उसको भी मत डालो, क्यों, क्योंकि उसका हम सेपरेट अकाउंटिंग करेंगे, उसको हम लोग बैंक में उसका पैसा ले लेंगे, उससे हम सेपरेट पैसा ले लेंगे, उसको रियलाइजेशन में मत डालो। रियलाइजेशन खाली होता है एसेट्स और लायबिलिटी के लिए, जो कि हार्ड एसेट्स जैसे लेमैन में बोल लो, जैसे कि स्टॉक है, प्लांट बिल्डिंग है, लैंड प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, डेटर्स है, और भी कुछ उस तरह का एसेट्स होगा तो यहाँ आएगा। बट ये फिक्टिशियस एसेट मत डालो, लोन टू पार्टनर मत डालो। और तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोल रहा है कैश और बैंक अकाउंट। क्या बोल रहा है, कैश और बैंक भी तो देखो यहां पर कैश एंड बैंक भी तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आता है ना, तो उसको भी उठा के यहां मत डाल देना। बोलता है नहीं उसको भी मत डालो, क्यों, क्योंकि उसका भी तो सेपरेट अकाउंट बनता है ना, हम लोग पढ़े हैं ना, 5 अकाउंट अलग बनेगा, रियलाइजेशन अलग बनेगा, लोन टू पार्टनर अलग बनेगा, लोन बाय फर्म अलग बनेगा, कैश बैंक अलग बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा। तो बोलता है उन सबको हटा के जितना भी एसेट्स है, तो यहां पर कितना एसेट, ये सारा एसेट आ जाएगा यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो वही बोल रहा है ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, लोन टू पार्टनर एंड कैश एट बैंक अकाउंट टू द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट। देखो ये अच्छे से सीखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, क्योंकि इसी पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम धीरे धीरे आराम से टाइम देके इसको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है सारा एसेट्स उठा के डाल देना इधर, और उसमें से छोड़ देना क्या क्या, फिक्टिशियस एसेट कुछ है उसको छोड़ देना, यहाँ पर लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर है उसको छोड़ देना, कैश बैंक को छोड़ देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो सब क्या होता है, वो सब अलग उसका ट्रीटमेंट होगा। फिक्टिशियस एसेट आपको पता है वो बिजनेस के लिए लॉस होता है, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है इन पीएसआर।
एक अगर किसी को लोन दिया है बिजनेस, तो आपको पता वो सीधा क्या करेगी, बैंक में उससे पैसा लेगी, अपने अकाउंट को डेबिट करेगी, उसका लोन अकाउंट खत्म करेगी। तो उसके लिए आपको रियलाइजेशन बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इसका ना हम लोग एक काम करते हैं, साथ साथ ना, चलो छोड़े एंट्रीज, इसका बाद में पढ़ेंगे, पहले ये कर लिए। ऐसे अगर इसका एंट्रीज भी देखना चाहो ना, तो इसका एक जर्नल एंट्री छोटा सा देख लो बनेगा कैसे कैसे। ये तो हम बता दिए कि क्या करना है, इसको उठा के, इसका एसेट उठा के यहाँ पर डेबिट कर देना, लेकिन वो तो होगा तो अकाउंट्स में हर चीज जर्नल एंट्री के थ्रू होता है, आपको पता है। तो जर्नल एंट्रीज क्या होगा, तो ये एसेट खत्म हो रहा है, उठ के कहीं जा रहा है, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। बुक्स में डेबिट है तो वो क्रेडिट होगा, और डेबिट कहाँ हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसका जर्नल एंट्रीज हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी है ऑल एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये आपका जर्नल एंट्रीज हो गया। और क्या क्या आ रहा है डेबिट में वो हम लोग लिख चुके हैं, सारा एसेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस लोन और कैश और बैंक, इन तीनों को छोड़ के जितना भी एसेट्स दिखेगा बुक में सबको उठा के इधर रख देना, और उसका जर्नल एंट्रीज के थ्रू आएगा। तो जर्नल एंट्रीज ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स क्रेडिट, यानी कि एसेट्स क्रेडिट वो खत्म बैलेंस शीट से। उसके बाद देखो दूसरा क्या बोलता है रियलाइजेशन अकाउंट में, ट्रांसफरिंग ऑल लायबिलिटीज। अब आपने एसेट को तो उठा के यहाँ पे डाल दिया, अब बोलता है लायबिलिटीज भी तो पड़ा होगा ना बैलेंस शीट में, उसको भी उठा के सेटल करना है ना। तो बोलता है ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज देखो ये चैप्टर बहुत टेक्निकलिटी है इसमें और बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर मन से पढ़ो तो, और अगर ये अकाउंट बनाने सीख गए तो फिर ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, तो एसेट का हम लोग सीख लिया। अब बोल रहा है ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज, पहले ऑल लायबिलिटीज बोलता है, फिर वहां पर कुछ एक्सेप्शन देता है, मतलब उन सबको छोड़ देना। यहाँ पर भी क्या बोला, ट्रांसफर ऑल एसेट, सब एसेट को उठा के डालो, लेकिन ये 3-4 चीज छोड़ दो, उसका अलग से हम लोग देख लेंगे। फिर यहाँ भी बोल रहा है क्या, ट्रांसफर ऑल लायबिलिटीज, सारे लायबिलिटी को उठा के डालेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट, किस किस को छोड़ देंगे, लोन बाय पार्टनर को छोड़ देंगे, है ना। अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है तो यहां पर क्या होता है, वो भी एज लोन, अगर ए ने लोन दे रखा बिजनेस को तो यहां पर दिखेगा, तो बोलता है उसको छोड़ देना। क्यों, क्योंकि उसका तो सेपरेट अकाउंट बनाएंगे ना हम लोग, तो वहां पर हम लोग देख लेंगे। तो बोलता है उसको छोड़ देना। और क्या छोड़ोगे, और यहां पर देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी आ रहा है, यहां पर आएगा क्रेडिटर आएगा, बैंक का लोन आएगा, एम्प्लॉय का कुछ प्रोविडेंट फंड या उस तरह का कुछ है, ये सब लायबिलिटी आएगा। ये सब लायबिलिटी को उठा के डाल देना। बट अगर लोन फ्रॉम पार्टनर है उसको मत डालना, और किसको मत डालना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी मत डालना। ठीक है, वो बोल रहा है पार्टनर के लोन को मत डालना, लोन अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उनका कैपिटल अकाउंट को मत डालना। क्यों, क्योंकि इसका हम लोग सेपरेट एंट्री करते हैं। तो बोल रहा है सारे लायबिलिटी को डाल दो एक्सेप्ट लोन बाय पार्टनर एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू, किस साइड में ट्रांसफर करो, टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। बोल रहा सबको उठा के आप एसेट को यहाँ पर सबको डाल रहे थे, है ना, और यहाँ पर बोल रहा है सारा लायबिलिटी को उठा के डाल दो, सिर्फ लोन पार्टनर्स के लोन को और कैपिटल अकाउंट को छोड़ के।
ठीक, उसके लिए एंट्री क्या बोल रहा है, एक जर्नल एंट्री भी देख लो। उसका जर्नल एंट्री बोल रहा है अभी एक सिंपल जर्नल एंट्री बता रहे हैं, बाकी बाद में हम लोग देखेंगे। यहां पर लायबिलिटीज को उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में रख देगा। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में फिर पढ़ेंगे, यहाँ पर तो बस ऐसे ही बता दे रहे हैं कि वो आएगा किस तरह उसमें। अभी उस लायबिलिटी में कितना कैसे कंपेंसेट होगा वो सब भी आके देखेंगे। तो आपने दो चीज सीख लिया, एसेट्स को उठा के यहाँ डालना है, बैलेंस शीट के सारे एसेट को। क्यों बैलेंस शीट के एसेट लायबिलिटी को उठा के डालना है, क्यों? क्योंकि बिजनेस तो खत्म हो गया, अब बिजनेस को कोई काम नहीं है, अब इसका एसेट बिकेगा, लायबिलिटी सेटल होगा, इसलिए उसको सेटल एक अकाउंट में करेंगे जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो बोलता है इसलिए सबको उठा के यहाँ डालो, एसेट को, लायबिलिटी को उठा के यहाँ डाल दो। उसके बाद का प्रोसेस आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ लेंगे। ठीक है, ये तो दो हमने स्टेप कर लिया। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इस दो स्टेप को इरेज करते हैं और दो स्टेप। दो स्टेप हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का पढ़ लिए कि एसेट उठा के डेबिट साइड में रखे, लायबिलिटी उठा के क्रेडिट साइड में रखे। तीसरा स्टेप क्या बोलता है? तीसरा बोलता है कोई भी अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको हम लोग समझते हैं, पहले देख लो। अमाउंट रियलाइज from sale of assets credited to रियलाइजेशन अकाउंट। बोलता है पहले आपने एसेट को रख दिया, ठीक है, मान लो यहाँ पर एसेट्स का वैल्यू, सब जितने भी एसेट रखा सबका वैल्यू 10,000 है, और जितना भी लायबिलिटी रखा सबका वैल्यू 8,000 है। ठीक है, ये हम रफ एग्जांपल देके बता रहे हैं जस्ट समझाने के लिए कि ये जो एसेट उठा के रखे सब 10,000 का एसेट आया टोटल, और लायबिलिटी जो रखे वो 8,000 का लायबिलिटी आ गया हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में, वो बैलेंस शीट से। अब तीसरा स्टेज, वो ये फर्स्ट स्टेज था, ये सेकेंड स्टेज था। अब तीसरा स्टेज क्या आएगा? स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज। अब क्या होगा? अब ये बोल रहा है ये एसेट जो आपने रखा 10,000 का, इसको आपने बेचा होगा, आप बेचोगे तो आपको बेचने के बाद कुछ पैसा तो आ रहा है ना। तो ये जो पैसा आ रहा है, आप मान लो 10,000 रुपए का एसेट बेच रहे हो 12,000 में, तो बोलता है ये जो बेच के आ रहा है ना, उसको यहां रखो। सेल ऑफ एसेट्स, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट शुड बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अभी तीसरा स्टेज में बस ये रखो कि एसेट बेच के जो पैसा आया यहां पर आया। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेज क्या बोलता है? लायबिलिटी पेड आर डेबिटेड टू द अकाउंट। अभी अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का भी ट्रीटमेंट समझेंगे, अभी इतना समझो जो पढ़ा रहे। लायबिलिटीज पेड आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट, रियलाइजेशन
अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आपने जो 8,000 रुपए का लायबिलिटी यहाँ पर डाला था ना उठा के रियलाइजेशन में, तो उसको तो आपको पैसा लौटाना है ना। तो वो 8,000 का 8,000 क्या पूरा लौटा दिए, या फिर उसमें से कुछ नेगोशिएशन करके किसी को कोई क्रेडिटर कोई छूट, मतलब कोई क्रेडिटर अपना पैसा छोड़ दिया या कोई माफ कर दिया, तो मान लो उस 8,000 में से हम पूरा लायबिलिटी सेटल करने के बाद उसका पेमेंट किए, या तो पूरा 8,000 कर दिए ये फोर्थ स्टेज में, चलो पूरा 8,000 पेमेंट कर दे रहे हैं, ये फोर्थ स्टेज है। तो यहाँ पर ये पूरा 8,000 कर दिए सेटल, ठीक है। तो वही बोल रहा है लाइबिलिटीज पेड आर डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये डेबिट साइड में आ गया। क्लियर? यहाँ पर 4 स्टेज था, एसेट उठा के रखे इस साइड में, लाइबिलिटी उठा के इस साइड में रखे, एसेट जो बिका फिर इस साइड में आया, और लाइबिलिटी जो सेटल हुआ फिर इस साइड में आया, ठीक है। उसके बाद एक और छोटा सा हमको देखना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होता है ना डेबिटेड टू दिस अकाउंट, यहाँ पर क्या होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पहले होता क्या वो समझो। जब ये सब प्रोसेस होता है ना डिसोल्यूशंस का, तो अब पार्टनर अपने से तो खुद नहीं करते हैं, वो किसी को रिक्रूट करते हैं, किसी को हायर करते हैं कि सारा बिजनेस को आप डिसॉल्व करो। तो वो कुछ काम करता है जो ये सब बनाता है अकाउंट्स वगैरह, या भी ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस करता है, तो उसके बदले वो कुछ फीस लेता है। तो वहां पर बिजनेस को क्या होता है एक्सपेंसेस उसको कुछ देना होता है, तो उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो वो मान लो वो डेबिट होता है, वो खर्चा है। तो मान लो यहाँ पर 500 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है, ये फिफ्थ स्टेप बोल रहा है। ये पांचों स्टेप आपने रियलाइजेशन अकाउंट में कर दिया, तो मतलब आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आप इसको क्या करो, एक बार टोटल करने का कोशिश करो। एसेट बेच के 12,000 आया, लायबिलिटी 8,000 का था, यहाँ पर 20,000 हुआ, और यहाँ पर लायबिलिटी उतने में सेटल हुआ, एसेट 10,000 का था, ये 500 बोल रहा है। यहाँ पर क्या है, अभी ऐसे ही रख लो गेन, यहाँ पर 1,500 रुपए अभी हमारा रियलाइजेशन गेन ऑन रियलाइजेशन, इसको अभी हम बाद में देखेंगे। मतलब इसी तरह रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, उसका अभी आगे ट्रीटमेंट क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। अभी ये समझ लो ये बैलेंस जो है ये बिजनेस के लिए एक तरह से गेन ही हो गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या आइटम आता है। एंट्रीज भी हम लोग एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करने का पढ़े थे। अभी सेटलमेंट का, किस तरह एसेट सेटल, एसेट बिकेगा उसका क्या एंट्री होगा, लायबिलिटी सेटल होगा कैसे, उसका हम लोग एंट्रीज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बट अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का काम क्या है, सारा जो भी ये 4-5 पेज पढ़े हैं उसको बढ़िया से एक बार समझो, और ये चैप्टर पे थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि थोड़ा इसमें टेक्निकलिटीज ज्यादा है, तो इसको अच्छे से समझना है। तो आप लोग इसको पढ़ना। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय। और ये वीडियो शेयर कर दो, जो भी बच्चे जो 12th का ट्यूशन करते हैं उनको कर दो, ठीक है। बोलना सब्सक्राइब करने, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा, रेगुलर हमारा 50 वीडियो हो गया है, ये 51 वीडियो है। तो जो भी हर चैप्टर वाइज हम लोग जा रहे हैं, पेज वाइज क्वेश्चन वाइज करते हैं, तो फायदा होगा। उसको सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आते रहेगा जब वीडियो अपलोड होगा। तो शेयर कर देना, बोलना सब्सक्राइब करना। चलो बाय।